हेलो स्टूडेंट, आपको कक्षा 11वीं में अर्थात 11th में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारा कांग्रेचुलेसन। अब जब आप कक्षा 11वीं में पहुंचते हैं तो आपके सामने विषय चयन की समस्या आती है, अर्थात आप सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा विषय लें, कैसे कैरियर बनेगा, ये सब सोचते हैं और उसकी चर्चा आपस में करते हैं। ये चर्चा एक दिन मैंने सुन लिया, आप लोग बता रहे थे, कोई कह रहा था मैं बायो साइंस लूँगा, कोई कह रहा था मैं मैथ साइंस लूँगा। तो मैंने सुना कि आपने मैथ साइंस और बायो साइंस ये दो वर्ड बोले, और कुछ लोगों ने आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, होम साइंस ये भी बोला। तो साइंस जो शब्द है वो बार बार कॉमन आया। इसी को जानने के लिए आपने कक्षा 10वीं तक तो पढ़ा है, विज्ञान के बारे में जाना है, परंतु विज्ञान क्या है इसको अभी अच्छे से समझने के लिए उच्च कक्षाओं में आप पढ़ेंगे और उसी से संबंधित आपका कक्षा 11वीं में पहला अध्याय है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो चलिए अब हम फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले अध्याय को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस अध्याय में पूरी थ्योरी है, अर्थात प्रश्नोत्तर के रूप में ये अध्याय है और उसमें सवाल नहीं है। देखिए, पहला अध्याय आपका अध्याय 1 भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें पूरी की पूरी थ्योरी है, मतलब थ्योरी ही पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? विज्ञान के बारे में जानेंगे, विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक को पढ़ने के लिए हमारा प्रयोजन क्या है, भौतिक को पढ़ने से हमें क्या क्या काम हो जाते हैं, हमारा उत्साह कैसे बढ़ता है, क्यों पढ़ें भौतिक को, भौतिक में जो प्रगति हुई है वो कौन कौन सी प्रगतियां हुई हैं, भौतिक का प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में क्या संबंध है। भौतिक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है बल, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है बल, फोर्स। उसके बारे में हम जानेंगे कि मुख्य फोर्स कौन से हैं, और भौतिक के जो नियम हैं वो प्रकृति उनकी कैसी है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, और उसमें सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? देखिए, विज्ञान क्या है, यहां पर आप अच्छे से देखें, ये जो शब्द विज्ञान है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। वो कौन कौन से दो शब्द हैं? पहला शब्द है वी और दूसरा शब्द है ज्ञान। स्टूडेंट, मैं यहाँ पेन इस अध्याय में ज़्यादा नहीं चलाऊंगा क्योंकि इस अध्याय में पेन का ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए आप यहाँ ध्यान ना दें। अगले अध्याय से आप पेन का कमाल देखेंगे। तो ये विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वी और दूसरा ज्ञान। वी का मतलब विशिष्ट और ज्ञान का मतलब ज्ञान। अब आप कहेंगे सर विशिष्ट तो हम समझ गए, कोई विशेष चीज होती है, ये ज्ञान क्या होता है? तो देखिए, ज्ञान जो है वो अरबी एक शब्द है इल्म, और इस इल्म का अर्थ होता है ज्ञान। अब अभी भी समझ में नहीं आया कि इल्म है उसका अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? किसी भी चीज को जब हम देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है, जिसे हम कहते हैं जानना। अर्थात जब हम किसी चीज को जानते हैं तो उसके बारे में हमें जो जानकारियां इकट्ठी होती हैं उसी को ज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब, ये जो साइंस शब्द है, विज्ञान शब्द है, ये लैटिन क्रिया के साइंटिया से बना हुआ शब्द है, पर इसका जो अर्थ होता है वो होता है जानना। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना। अगर इस साइंस शब्द को हम संस्कृत से रिलेटेड करें तो संस्कृत में इसके लिए विज्ञान शब्द उपयोग में लाया गया है। कौन सा स्टूडेंट? विज्ञान। और अरबी में इल्म, और इन विज्ञान और इल्म का अर्थ होता है ज्ञान। कहने का मतलब,
कि ये जो विज्ञान है, ये देखिए आप पीछे देख रहे हैं, पूरी प्रकृति दिख रही है बहुत अच्छी, और इससे भी सुंदर सुंदर चीजें हमारी प्रकृति में हैं। तो प्रकृति से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं का बहुत डिटेल में अध्ययन करना, विस्तार से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना और उनको समझना, और समझ के उनको व्यवस्थित करना, मतलब क्रम में जमाना, और उसको जमाने के बाद उनके बारे में भविष्यवाणी करना कि क्या क्या हो सकता है, फिर उसमें संशोधन करना, संशोधन मतलब सुधार करना। फिर मान लीजिए कोई घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि एक रोग अभी चल रहा है कोरोना, तो इस पे नियंत्रण कैसे करना है। अब नियंत्रण करने के लिए खोज करना पड़ेगा। खोज करने के लिए पहले हमें कोई चीज खोजना पड़ेगा, खोजने के बाद उसको प्रयोग करना पड़ेगा कि ये चीज सही है कि नहीं, और अगर सही हो जाती है तो फिर हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बिल्कुल सही चीज है और इसका उपयोग किया जा सकता है। अर्थात सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान है, वो विज्ञान शब्द लैटिन क्रिया सिंटिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ जानना है, और संस्कृत शब्द विज्ञान और अरबी शब्द इल्म का अर्थ ज्ञान है, यही विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तार और गहराई से समझने और व्यवस्थित करने के लिए ज्ञान का एक व्यवस्थित प्रयास है, ताकि घटना की भविष्यवाणी, संशोधन और नियंत्रण किया जा सके। विज्ञान हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, उससे हम कोई चीज खोजें, प्रयोग करें और उसकी भविष्यवाणी करें, ये विज्ञान है। अब जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक विधि अपनाई जाती है, जिसे कहते हैं हम वैज्ञानिक विधि। ये वैज्ञानिक विधि को अपनाने के लिए हमें निश्चित चरण का अनुसरण करना पड़ता है, या निश्चित पदों का अनुसरण करना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि आप व्यवस्थित परीक्षण लें। व्यवस्थित परीक्षण अर्थात आपको किसी चीज की खोज करना है, तो उसमें आपने क्या क्या चीज देखा उनको लिखें, अर्थात परीक्षण लें। फिर उसके साथ नियंत्रित प्रयोग करें, अर्थात उस प्रैक्टिकल करें। जब आपका प्रयोग हो जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें आई, क्या क्या आपका अवलोकन किए आपने, और कौन कौन से गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचन किए। गुणात्मक अर्थात क्या क्या आपने थ्योरेटिकल चीज देखा जो शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज जो अंकों में व्यक्त कर सकते हैं वो देखा, उनकी विवेचना करेंगे। फिर उसको गणित के सूत्रों के हिसाब से, गणित के नियमों के हिसाब से जमाएंगे, और उतना करने के बाद हम फिर एक अपनी थ्योरी बनाएंगे, एक कथन बनाएंगे कि दो, जैसे कि 2 धन 2 बराबर 4 होता है, या अन्य भी उदाहरण। और जब हमने कथन बना दिया, भविष्य कथन, तो फिर उसका सत्यापन करेंगे, उसको करके दिखाएंगे कि होता है तो कैसे होता है। यही वैज्ञानिक विधि है। तो ये वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण थे। अब आगे चलते हैं हमने जान लिया विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक विधि के प्रमुख पद क्या हैं। अब जानते हैं भौतिकी क्या है। देखिए भौतिकी क्या है। भौतिक भी एक विज्ञान है। जैसे कि एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक इसी प्रकार से विज्ञान बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी एक शाखा भौतिक है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ लिखे हैं भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक भी एक ग्रीक शब्द है और उसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। अर्थात हमारी जो प्रकृति है उसी को हम भौतिक कहते हैं। प्रारंभ में जो विज्ञान है वो उसको अलग अलग भागों में नहीं बांटा गया था, प्राकृतिक ही था विज्ञान और वैसा ही चलता था। उसी को हम नेचुरल साइंस कहते थे। अब इसकी एक अलग शाखा हो गई है जिसे भौतिक कहते हैं। भौतिकी और भौतिकी जो शब्द है, दुनिया का जितना भी अध्ययन है उसके भौतिक के मूल नियमों के हिसाब से किया जाता है। देखिए ये अध्याय थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको लग रहा होगा कि हम बोलते ही जा रहे हैं, पर इसमें यही चीजें हैं। यहाँ आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, देख ही रहे हैं आप, इनको लिख लें, तैयारी कर लें और 1-2 बार पढ़ें, समझ में बराबर आ जाएंगे। अब भौतिक को जो हम भौतिक का अध्ययन करते हैं वो
उसको अध्ययन करने के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, किस दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, ये देखेंगे। तो भौतिक को अध्ययन करने के लिए दो दृष्टिकोण हैं, एक को हम एकीकरण कहते हैं और दूसरे को न्यूनीकरण। इन दो चीजों का हम उपयोग करते हैं। शब्दों से आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल समझ में जाएगा। देखिए, एकीकरण, यूनिफिकेशन अर्थात एकीकरण, मतलब किसी भी चीज को एक कर दो तो वो क्या कहला जाता है, एकीकरण। अब किस चीज को एक कर दो, जैसे उदाहरण के लिए भौतिक में कोई नियम है या कोई सिद्धांत है या कोई सूत्र बना हुआ है, तो वो सूत्र या नियम या सिद्धांत किसी एक चीज के लिए लागू नहीं होता। एक ही सूत्र या एक ही सिद्धांत बहुत सारी चीजों के लिए लागू होता है, उसी को हम कहते हैं एकीकरण। समझ रहे हैं आप एकीकरण का मतलब? देखिए, यहां हमने लिखा है, भौतिक में हम कुछ अवधारणाओं और नियमों के संदर्भ में विविध भौतिक घटनाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टिकोण को भौतिक में एकीकरण कहा जाता है। मतलब बहुत सारे नियम हैं, अवधारणाएं हैं, सूत्र हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, उनसे ही हम बहुत सारी चीजों को समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का एक ही नियम है, गुरुत्वाकर्षण के लिए नियम एक ही बनाया गया है, लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम क्या क्या चीज समझा सकते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को समझा सकते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को समझा सकते हैं। देखिए, नियम एक ही है गुरुत्वाकर्षण का। जमीन पर सेब के गिरने की व्याख्या कर सकते हैं, हम जमीन पर जो चल रहे हैं उसकी व्याख्या कर सकते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम से बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है, इसी को कहा जाता है एकीकरण। घटनाएं बहुत सारी है और व्याख्या एक नियम से हो रही है, तो एकीकरण। इसके अलावा बुनियादी विद्युत चुंबकत्व के नियम, जैसे विद्युत धारा जब किसी चीज में प्रवाहित करते हैं तो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। सभी विद्युत और चुंबकीय घटनाएं ये सब की सब गुरुत्वाकर्षण के नियम से समझाई जा सकती हैं या इनके भी नियम हैं। अब आगे हम इस अध्याय को, दूसरी घटना हमारी जो है इस अध्याय की, वो है कौन सी? न्यूनीकरण। तो हम न्यूनीकरण को पढ़ते हैं। ये देखिए न्यूनीकरण, तो चलिए देखते हैं ये न्यूनीकरण क्या होता है। ये देखिए भौतिक में न्यूनीकरण, इसको पढ़ने के लिए आप देख ही रहे हैं यहां स्पष्ट रूप से कि देखिए हम पढ़ रहे हैं भौतिक में न्यूनीकरण, मतलब कमी। कभी कभी कोई चीज कम हो जाती है, जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हम पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाई में थोड़ी सी कमी आ गई थी। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। न्यूनीकरण, न्यूनीकरण माने रिडक्शन। भौतिक में हम बड़े और जटिल प्रणाली के गुणों को इसके घटक सरल भागों के गुणों और अंतःक्रियाओं से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए इन शब्दों को समझिए थोड़ा। कोई बड़ी चीज है, कठिन चीज है, तो उसके छोटे छोटे भाग करते हैं घटक सरल भाग, और उसमें होती हैं अंदर क्रियाएं, मतलब अंतःक्रियाएं होती हैं। और ये जो अंतःक्रियाएं हैं इनको से जो है हम छोटे भाग, बड़ी चीजों के छोटे भाग करने का प्रयास करते हैं, जिससे अंतःक्रिया होती है। इस दृष्टिकोण को भौतिक में क्या कहा जाता है? कमी या न्यूनीकरण। कमी या न्यूनीकरण कहा जाता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स मतलब ऊष्मा गतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं थर्मोडायनामिक्स को? ऊष्मा गतिकी। जो ऊष्मा गतिकी है उसमें थोक प्रणाली से निपटने के लिए तापमान और आंतरिक ऊर्जा जैसी भौतिक राशियों का उपयोग किया जाता है। अब ये शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे कैसे शब्द हैं, और ये बहुत सरल शब्द हैं। आप 11वीं पास करने के बाद आपको सरल लगेंगे। थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी। देखो हमने बोले ना ऊष्मा, ऊष्मा अर्थात
ऊष्मा किससे रिलेटेड हुई? ताप से रिलेटेड हुई। और गति माने गति करना, तो कोई भी चीज गति कब करती है? जब उसमें ऊर्जा होती है। मतलब थर्मोडायनामिक्स में थोक प्रणाली से निपटने के लिए तापमान और आंतरिक ऊर्जा जैसी भौतिक राशियों का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार थोक प्रणाली के आणविक घटक जैसे गतिज सिद्धांत, अभी हमने बोला था गतिकी गतिज सिद्धांत, सांख्यिकी, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग, इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात भौतिक में हम एक बड़े और जटिल प्रणाली के गुणों को इसके घटक सरल भागों के गुणों और अंतःक्रियाओं से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टिकोण को भौतिकी में न्यूनीकरण या कमी कहा जाता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स में अर्थात ऊष्मागतिकी में थोक प्रणाली से निपटने के लिए तापमान और आंतरिक ऊर्जा जैसी भौतिक राशियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार थोक प्रणाली के आणविक घटक गतिज सिद्धांत और सांख्यिकी यांत्रिकी में उपयोग किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भाई भौतिक को पढ़ने का क्या प्रयोजन है, हम क्यों पढ़ते हैं भौतिक, और हमें इतना उत्साहित क्यों होना चाहिए भौतिक पढ़ने के लिए। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इन्हें समझने के लिए हमें भौतिक को दो समूह में बांटना पड़ेगा। एक समूह कहलाता है स्थूल समूह और दूसरा कहलाता है सूक्ष्म समूह। अब ये स्थूल और सूक्ष्म समूह क्या है? अंग्रेजी में स्थूल समूह को हम मैक्रोस्कोपिक ग्रुप बोलते हैं और स्थूल समूह को मैक्रोस्कोपिक ग्रुप बोलते हैं और सूक्ष्म समूह को माइक्रोस्कोपिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। सूक्ष्म माने बिल्कुल बारीक, सूक्ष्म छोटी चीज, बहुत छोटी चीज, और स्थूल मतलब उससे थोड़ी बड़ी चीज। तो समझते हैं पहले भौतिक का स्थूल समूह। भौतिकी के स्थूल समूह में प्रयोगशाला, स्थली, खगोली जो घटनाएं होती हैं, खगोलीय घटनाएं वो शामिल होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, प्रकाश की, ऊष्मागतिकी जैसे विषय शामिल हैं। देखिए आपको अभी पढ़ने में ये सब्जेक्ट ऐसा लग रहे होंगे कि बहुत कठिन कठिन वर्ड हैं, पर वास्तव में ये वर्ड कठिन नहीं है, आपको सरल लगने लगेंगे। आप चिंता बिल्कुल ना करें, पढ़ते रहें, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। यांत्रिक कणों की गति कठोर तथा विकृत निकायों और कणों की समान प्रणाली के अध्ययन से संबंधित है। क्या चीज? यांत्रिकी कणों की गति कठोर और विकृत निकायों और कणों की समान प्रणाली के अध्ययन से संबंधित है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम और न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित है। विद्युत गतिकी आवेश और चुंबकीय निकायों के साथ जुड़े विद्युत और चुंबकीय घटना के अध्ययन से संबंधित है। यह कूलाम, ओस्टेड, एम्पियर और फैराडे द्वारा दिए गए नियमों पर आधारित है। देखिए स्टूडेंट, हम इन चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको आगे जो फिजिक्स है वो समझने में सहूलियत जाए। तो आप समझ रहे होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है या न्यूटन की गति के नियम जो हैं वो सब आपको पढ़ना है, और वो किस चीज पे आधारित है? विद्युत गतिकी आवेश और चुंबकीय निकाय के साथ जुड़े विद्युत और चुंबकीय घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। यह कूलाम, ओस्टेड, एम्पियर, फैराडे द्वारा दिए गए नियमों पर आधारित है। ये स्टूडेंट कूलाम, ओस्टेड, एम्पियर, फैराडे ये सब की सब भौतिक शास्त्रियों के नाम हैं, और जो यांत्रिकी है उसमें इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। प्रकाश से संबंधित घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। जानते थे प्रकाश की नाम है तो स्वाभाविक बात है कि ये प्रकाश की घटनाओं से संबंधित होगा। मानव विज्ञान जो होता है, या ऐसा कहें कि मानव के शरीर की चीजें, जैसे मानव नेत्र, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, ये जो चीजें हैं वो भी प्रकाश के हिसाब से काम करती हैं। जैसे मानव नेत्र प्रकाशिकी यंत्र है, दूरबीन प्रकाशिकी यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिकी यंत्र है, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रकाशिकी के अंतर्गत आते हैं। ऊष्मागतिकी में हमें क्या चीज पढ़ना पड़ता है? आंतरिक ऊर्जा, तापमान, एंट्रॉपी और इनमें परिवर्तन,
इन चीज़ों से संबंधित चीज़ें हम ऊष्मागतिकी में पढ़ते हैं। और साथ में माइक्रोस्कोपिक संतुलन प्रणाली भी पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक संतुलन प्रणाली से तात्पर्य हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं और उसको संतुलित करके माइक्रोस्कोप को बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो वो भी एक विज्ञान है। तो ये सब अपन पढ़ते हैं आगे विज्ञान में। आपको पूरी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे जाकर के कोई एक विशेष विषय ले लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अब इसके आगे चलते हैं। हमने अभी पढ़ा भौतिक का स्थूल समूह, ये स्थूल समूह हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? भौतिक का सूक्ष्म समूह। चलिए हम पढ़ते हैं भौतिक का सूक्ष्म समूह। भौतिक का सूक्ष्म समूह भी बिल्कुल सरल है। भौतिकी का सूक्ष्म समूह, माइक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ फिजिक्स। भौतिक का सूक्ष्म समूह हर मिनट के पैमाने पर अर्थात परमाणुओं और नाभिक के पैमाने पर या इनसे भी छोटा होने पर संगठन और पदार्थ की संरचना के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक का सूक्ष्म समूह, सूक्ष्म माने छोटा है। छोटा है तो जो समय का छोटे मात्रक होते हैं, जैसे मिनट है या मिनट से छोटे मात्रक भी होते हैं, उसके बारे में इस सूक्ष्म समूह में या भौतिक के सूक्ष्म समूह में हम पढ़ते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनकी छोटी चीजें परमाणु, नाभिक और उनके संगठन, और इनसे भी छोटे कण परमाणु, नाभिक के संगठन तो हम पढ़ते थे। इनसे भी छोटे कणों के संगठन हम भौतिकी के सूक्ष्म समूह में पढ़ते हैं। और किसी भी पदार्थ, मैटर जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पदार्थ की संरचना पढ़ते हैं। तो और इन्हीं सब चीज़ों को हम बोलते हैं क्वांटम भौतिकी। मतलब अगर कोई चीज़ परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप जानते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से अगर कोई चीज़ छोटी हो गई तो उसको हम क्वांटा बोलते हैं, और उस क्वांटा का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं क्वांटम भौतिकी। मतलब भौतिक के सूक्ष्म समूह में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब भौतिकी को का मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है ये देखते हैं, या भौतिकी के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो देखिए फिजिक्स है वो बहुत बड़ी गुंजाइश रखती है, अर्थात फिजिक्स में का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें जो भौतिक राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, ये बहुत बड़ी श्रृंखला को कवर करती हैं। बहुत बड़ी श्रृंखला को मतलब लंबाई कहने से, लंबाई बहुत सारी चीज़ों में उपयोग की जाती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान हर प्राणी में होता है, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, सब में द्रव्यमान होता है। समय, समय किस गति से भाग रहा है आप जान रहे हैं। ऊर्जा चारों ओर विद्यमान है, अर्थात भौतिक का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक में एक विशाल गुंजाइश है, क्योंकि यह विभिन्न भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि के परिणाम की एक विशाल श्रृंखला को कवर करता है। इसके अलावा जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, आकाश में जो घटनाएं होती हैं, उसके बहुत बड़े परिमाण हमें देखने मिलते हैं। और साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से जुड़े बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी हम इसमें कवर करते हैं। जैसे जब कोई वायरस है उसका अध्ययन हमें करना है तो हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, और उस वायरस के आकार को हम 1000 गुना, 10 लाख गुना, 20 लाख गुना और इससे भी ज़्यादा बड़ा करके देखते हैं। अर्थात सूक्ष्मदर्शी के लिए जो समय सीमा होती है वो कितनी होती है? 10 की घात 22 सेकंड से 10 की घात 18 सेकंड तक हम बड़ा करके भी देख सकते हैं उसको, बहुत बड़ा, और बहुत छोटा करके भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 10 की घात 30 किलोग्राम से, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग माना जाता है 10 की घात 30 किलोग्राम, और जो हमारे ब्रह्मांड का द्रव्यमान है वो लगभग माना जाता है 10 की घात 55 किलोग्राम। तो इतना हम मानते हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन भी हम भौतिकी की सहायता से करते हैं, अर्थात जो भौतिकी का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। भौतिक विज्ञान में उत्तेजना या उत्साह।
तो भौतिक विज्ञान में को पढ़ने से क्या उत्साह उत्पन्न होता है, या हमें क्यों एक्साइट होना चाहिए, या भौतिक विज्ञान को पढ़ने से क्या एक्साइटमेंट उत्पन्न होते हैं, ये देखते हैं। तो पहली बात है कि एक्साइटमेंट मतलब रोमांचकता, आप जानते हैं अच्छे से। भौतिक की सार्वभौमिकता और सहजता इस तथ्य के कारण है कि कुछ बुनियादी अवधारणाएं और नियम भौतिक राशियों की एक बड़ी श्रृंखला को कवर करने वाली घटनाओं की व्याख्या करते हैं। मतलब भौतिक जो है वो बहुत सारी भौतिक राशियों की श्रृंखला को कवर करती है। नंबर 2, प्रकृति के रहस्यों को खोजने के लिए कल्पनाशील नए प्रयोग सिद्धांत को सत्यापित करती है। भौतिक जो हमारे चुनौतीपूर्ण काम होते हैं उनको भी भौतिक की सहायता से किया जा सकता है। तीसरी बात, कई नए आविष्कारों के लिए भौतिक नियमों का अनुप्रयोग भी होता है। नए आविष्कार होते हैं, उनसे नए नियम बनते हैं, और कभी कभी तो बहुत रोमांचक चीजें आ जाती हैं, रोमांच उत्पन्न होता है, हमें मजा आता है भौतिक में जो चीजें आती हैं उनको पढ़ने से। अब भौतिक ने जो प्रगति किया है उसके बारे में थोड़ी हम जान लें। भौतिकी में उल्लेखनीय प्रगति, रिमार्केबल प्रोग्रेस इन फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट, बोर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये जो अध्याय है थोड़ा थ्योरेटिकल है। अगले अध्याय से आपको मजा और ज्यादा आएगा। इसको पढ़ना है, समझना है और अपने शब्दों में लिखना है। चलिए पढ़ते हैं। भौतिक में उल्लेखनीय प्रगति, रिमार्केबल प्रोग्रेस इन फिजिक्स। समय के साथ भौतिक में प्रगति बहुत ज्यादा हुई है, मतलब बहुत उल्लेखनीय है, और इसने इसके प्रति हमारी धारणा को बदल दिया है। मतलब भौतिक से जो लोग कहते थे कि भौतिक बोरियत वाली है, तो अब वो धारणा बदल गई है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए इसके कुछ पहलू हैं। नंबर 1, गुणात्मक सोच इसके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब जो हम सोचते हैं वो पर्याप्त नहीं है। मात्रात्मक माप भौतिक के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब जो भी हम काम करते हैं वो इसके विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के सभी नियम, जितने भी नियम बने हैं, वो गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। उन नियमों को हम गणित के समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। भौतिक के बुनियादी नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हुआ, न्यूटन की गति के नियम, ये जो नियम है ये बड़ी संख्या में सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। सार्वभौमिक मतलब लगभग बहुत सारी जगह लागू होते हैं, सभी जगह कह सकते हैं लागू होते हैं, सार्वभौमिक रूप से बड़ी संख्या में लागू होते हैं। और हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो भौतिक में प्रगति के सभी पहलुओं को देखते हुए हमारा फर्ज बनता है कि भौतिक की प्रगति के लिए हम रणनीति तैयार करें और इसकी और प्रगति करने का प्रयास करें, जिससे कि हमें और मानव समाज को फायदा हो सके। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक प्रौद्योगिकी और समाज। जो भौतिक विज्ञान है उसका प्रौद्योगिकी और समाज के साथ क्या संबंध है? ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज का आपस में क्या संबंध है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, या ऐसे भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो आप जानते हैं कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। ये कैसे कह सकते हैं, अभी समझेंगे हम कुछ उदाहरण लेके। साथ ही भौतिक और प्रौद्योगिकी दोनों हमारे समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं नीचे उदाहरण में समझ में आएगा। भौतिक, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच के संबंध को हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए समझते हैं अपन इनको कि क्या क्या चीजें हैं ये। पहला उदाहरण हम लेते हैं। ऊष्मा इंजन के काम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समझने और सुधारने के लिए ऊष्मा गतिकी अस्तित्व में आई। मतलब जब ऊष्मा इंजन बना तो ऊष्मा इंजन में जो जो काम होते हैं उनको समझने और सुधारने के लिए एक विज्ञान बना जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी। ठीक इसी प्रकार भाप इंजन
जो इंग्लैंड में बना था, उसमें मुख्य कारण क्या था कि भाई हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो जाने आने के लिए कोई साधन की खोज करना था और जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकें। तो ट्रेन का आविष्कार हुआ और उसके बाद भाप इंजन बना, तो उसमें समाज का ही बहुत बड़ा योगदान था। आगे देखें अपन, बिजली और चुंबकत्व के बुनियादी कानूनों ने वायरलेस संचार तकनीक की खोज की। मतलब बिजली जो बनी है और चुंबक, उसमें आप फोन चलाते हैं जो वायरलेस संचार का साधन है। लाइट की खोज हुई, चुंबक की खोज हुई। तो ये सब तकनीकें हैं जिनने पूरे गांव की दुनिया को बदल के रख दिया। तो ऐसा आपको भौतिक प्रौद्योगिकी और समाज में जो संबंध है उसको 3-4 पॉइंट में अच्छे से लिख देना है। अब और भी देखते हैं। परमाणु ऊर्जा की खोज समाज को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभावित करती है, क्योंकि इसका उपयोग ऊर्जा प्रतिस्थापन के साथ साथ परमाणु हथियारों के रूप में भी किया जा सकता है। मतलब कहने का कि अगर हमने परमाणु ऊर्जा की खोज किया है तो परमाणु ऊर्जा से हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला सकते हैं, बहुत सारी मशीनें चला सकते हैं और भी बहुत सारे काम हम परमाणु ऊर्जा की सहायता से कर सकते हैं। तो ये तो हुए सकारात्मक काम। लेकिन अगर आपको नकारात्मक काम करना है तो आप परमाणु विस्फोट करके दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। होगा उसमें भी वही उत्पन्न ऊर्जा ही होगी, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक पड़ेगा। तो ऐसा हम भौतिक का प्रयोग कर सकते हैं और भौतिक के नियमों का अच्छाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और नकारात्मक काम के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज के लिए प्रयोग करें। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। इसको अच्छे से समझना है स्टूडेंट, थोड़ा आप ध्यान देंगे और आगे तो इनको और ही अच्छे से हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बल किसे कहते हैं। बल, अरे भाई, जब जैसे आप किसी चीज को ढकेलते हो, खींचते हो या ढोते हो, फेंकते हो, यही सब चीजें जो हैं वो कहलाती हैं बल, फोर्स। मतलब किसी वस्तु को ढकेलना, खींचना, ढोना, फेंकना, ये जो चीजें हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, बल। अब ये यहाँ एक शब्द आया है कि बल किसी वस्तु को ढकेलने, खींचने, ढोने या फेंकने के लिए आवश्यक भौतिक मात्रा है। ये भौतिक मात्रा शब्द कहने का ये मतलब है भौतिक मात्रा का कि आप कितनी तेजी से ढकेल रहे हैं, कितने किलोग्राम का बल लगा रहे हैं ढकेलने पे, खींचने पे कितने किलोग्राम का बल लगा रहे हैं, ढोने पे कितने किलोग्राम का बल लगा रहे हैं और फेंकने पे कितने किलोग्राम का बल लगा रहे हैं। यही कहलाती है भौतिक मात्रा। समझ गए होंगे आप, या भौतिक राशि। मुख्य रूप से फिजिक्स में जो बल हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा हम कह सकते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। इन 4 बलों को हम फिजिक्स में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस बल के कारण हम पृथ्वी पर रेंग पाते हैं, चल पाते हैं, बैठे हैं, हम ऊपर उछटते हैं तो फिर से नीचे आ जाते हैं, ये कौन सा किसका वरदान है, गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशनल फोर्स का वरदान है, जिसके कारण सब कुछ संभव पृथ्वी पर हो रहा है। वरना अगर हम पृथ्वी से ऊपर उचकते तो ऊपर ही लटके रह जाते। चलिए ज्यादा चर्चा हम इस अध्याय में नहीं करेंगे, ज्यादा विस्तार से आपका समय खराब नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, फिर आगे इन चीजों को हम बहुत बृहद रूप में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है।
कोई भी दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगने का मुख्य कारण है कि वस्तुओं में द्रव्यमान होता है और ये एक प्रकार का आकर्षण बल है। मतलब एक वस्तुएं एक दूसरे से खिंची हुई रहती हैं। इस बल की खोज कौन ने किया था? आइजक न्यूटन ने। आपने सुना ही होगा कि आइजक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक वो सेब नीचे गिर गया, तो उनने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, इसे किसने नीचे खींचा? तो वो था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व माने पृथ्वी के द्वारा लगाया गया और आकर्षण माने खींचा गया। मतलब पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल। तब न्यूटन ने परिभाषित किया था कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषताएं हैं। यह एक सार्वभौमिक बल है, मतलब सब जगह काम करता है। कोई भी दो पिंडों के बीच अगर आकर्षण बल लग रहा है तो उसे हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दूसरी वस्तु के कारण बल का अनुभव करती है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसका कारण भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूम रही है, उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्रह के चारों ओर किसी भी उपग्रह, कृत्रिम या प्राकृतिक उपग्रह हो सकता है। प्राकृतिक उपग्रह जैसे हमने अभी नाम बताया था आपको, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। और इसी प्रकार अन्य कृत्रिम उपग्रह भी हैं जो हमने पृथ्वी में रहने वाले लोगों ने छोड़ रखा है आकाश में। बहुत सारे उपग्रह हैं, जैसे आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह था, वो भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो वो कृत्रिम उपग्रह है। तो ग्रह के चारों ओर किसी भी उपग्रह, कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक, उनकी जो गति है, पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की गति, ये सभी घटनाएं किसके द्वारा नियंत्रित हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नियंत्रित हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाएंगे, या कोई भी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाएगा। या तो वो उसकी परिक्रमा से दूर हट जाएगा, मतलब उसकी कक्षा से दूर हट के दूर चला जाएगा, या फिर आकर्षित होकर के उस ग्रह से टकरा जाएगा। एक गुरुत्वाकर्षण बल बिना किसी भौतिक संपर्क के मौजूद है। मतलब वहां पर कोई भौतिक संपर्क नहीं है, कोई चीज बीच में नहीं है, केवल वो बल के द्वारा ही दो चीजें बंधी हुई हैं, उनके बीच में आकर्षण हो रहा है। तो आपने पढ़ा प्रकृति में मूल बल 4 हैं, उनमें से पहला बल हमने जान लिए गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी विशेषताएं भी हमने जान लिए। अब देखते हैं दूसरा बल विद्युत चुंबकीय बल और उसकी विशेषताएं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय बल, जैसा इसका नाम है विद्युत चुंबकीय बल, मतलब विद्युत और चुंबक के कारण लगने वाला बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब विद्युती। अब विद्युत की बात हम करें तो फिर हम आ जाते हैं कहाँ? आवेश में, क्योंकि विद्युत जो होती है वो आवेश के कारण उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब दो आवेशित कणों के बीच के बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इस नियम, दो आवेश हैं उनके बीच जो बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय बल। क्यों? क्योंकि आवेश मतलब विद्युत, और वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित, मतलब ये चुंबकीय गुण हुआ। तो हमने विद्युत और चुंबक दोनों को मिलाकर के क्या बोल दिया? विद्युत चुंबकीय बल। इस नियम की खोज किसने किया था? कूलाम नाम के भौतिक शास्त्री थे, उनने विद्युत चुंबकीय बल की खोज किया था। अब जब आवेश विराम अवस्था में होते हैं तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय मतलब एक जैसे आवेश, जैसे कि धन और धन, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, या ऋण और ऋण,
उनमें भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश, जैसे कि एक धन और एक ऋण, तो इनमें आकर्षण होगा। या दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि ऋण और धन अलग अलग आवेश हैं तो आकर्षण होगा, और अगर एक जैसे आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, ऋण और ऋण है तो प्रतिकर्षण होगा। या धन और धन है तो भी प्रतिकर्षण होता है। अब देखते हैं इस बल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। देखिए, पहली विशेषता, जब आवेश गति में होते हैं तो वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन आवेशों पर बल उत्पन्न होता है। जब आवेश गति करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण आकर्षण बल उत्पन्न होता है, अर्थात वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और उनके बीच में बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव और आवेशों के विद्युत प्रभाव के बीच का पारस्परिक संबंध ही विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ये तो बहुत सरल है, आप समझ गए होंगे। विद्युत, देखिए इस पे देखिए तो समझ में आएगा। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत माने विद्युत प्रभाव और चुंबक माने चुंबकीय प्रभाव, इन दोनों प्रभाव के बीच में जो संबंध बनता है उसको ही हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तीसरा विशेषता इसकी क्या है, विद्युत चुंबकीय बलों को अपने अस्तित्व के लिए किसी भौतिक संपर्क या हस्तक्षेप माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ रखा है, दूसरा आवेश यहाँ रखा है, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है उसके लिए कोई तीसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ कुछ हो तभी इनके बीच में बल लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये आवेश अलग अलग रखे हैं तो भी इनके बीच में बल लग सकता है और उसे ही हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। मतलब किसी माध्यम की या किसी भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट, दो आवेशित कणों के बीच एक निश्चित दूरी के लिए यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय बल का मान है वो गुरुत्वाकर्षण बल के मान से कितना ज्यादा है, 10 की घात 36 गुना अधिक, इतना ज्यादा होता है ये बल। परमाणुओं और अणुओं की संरचना, जो परमाणु और अणु होते हैं उनकी जो संरचना होती है उसमें भी ये बल काम करता है। अब ये कैसे काम करता है इसको थोड़ी समझते हैं हम। देखिए, परमाणु और अणुओं की संरचना एक रासायनिक प्रतिक्रिया, यांत्रिक, थर्मल और सामग्री के अन्य गुणों के दौरान परिवर्तन सभी विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा नियंत्रित होते हैं। समझिए इस बात को। परमाणु और अणु की संरचना, कोई परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच में भी जो बल लगा होता है वो कौन सा बल है, विद्युत चुंबकीय बल। अणुओं की संरचना, अणु भी के बीच में भी लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल। कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, यांत्रिक प्रतिक्रिया हो रही है मतलब किसी उपकरण प्रतिक्रिया हो रही है, थर्मल प्रतिक्रिया हो रही है, या कोई भी सामग्री है तो उसके अणुओं के बीच में लगने वाला बल कौन सा बल होगा, विद्युत चुंबकीय बल। ये अगली विशेषता हो गई। और उसकी अगली विशेषता देखते हैं। भौतिकी के स्थूल स्तर पर गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में प्रमुख होता है। मतलब स्थूल स्तर की अगर हम बात करें, कहने का मतलब थोड़े जो वस्तुएं हैं वो बड़ी वस्तुएं हैं या बड़े स्तर पर बल का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए हमको गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व ज्यादा है बजाय किसके, विद्युत चुंबकीय बल के। विद्युत चुंबकीय बल इसमें भी लगता है, बड़ी चीजों के बीच में भी लगता है, परंतु जब हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं उस समय विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करते हैं और जब बड़े रूप में अध्ययन करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करते हैं। जैसे दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, तो स्थूल बात कर रहे हैं हम तो गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, और अगर उसी वस्तु में उसके अणुओं के मध्य लगने वाला बल तो फिर हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय बल। ऐसा क्यों? क्योंकि ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश दोनों समान मात्रा में होने के कारण यह पूरी तरीके से विद्युत रूप से उदासीन होता है। कहने का मतलब कि जो विद्युत चुंबकीय बल है, आप जानते हैं
कि कोई भी पदार्थ है उसमें परमाणु है तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात ऋण आवेश और धन आवेश दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। इस कारण हम परमाणु को विद्युत उदासीन कहते हैं। तो परमाणु में विद्युत चुंबकीय बल है, परंतु दोनों आवेश समान होने के कारण हम उसको उदासीन कहते हैं और उसको सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करते हैं। अगला जो बिंदु है, यद्यपि विद्युत चुंबकीय बलों को परमाणु के आयनीकरण के कारण वायुमंडल में बिजली गिरने जैसी विभिन्न घटनाओं में देखा जा सकता है। विद्युत चुंबकीय बल जो होता है, आपने देखा होगा कि जब बादल कड़कता है और बिजली गिरती है तो बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो उसका कारण क्या है? परमाणुओं का आयनीकरण। परमाणु आयनित हो जाते हैं। जब बादल टकराते हैं आपस में तो दोनों बादल के टकराने से या बादल में घर्षण होने से वहां परमाणु अपने आयनों में टूट जाते हैं और आयनों में टूटने के कारण हमें प्रकाश उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है और वही बहुत तेज प्रकाश जो है उसको हम कहते हैं बिजली गिरना। और ये किसका कारण है? विद्युत चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता है। सामान्य बल में ऐसा नहीं होता। सामान्य बल नामक एक बल की सहायता से उस पर उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमारी हथेली पर एक वस्तु को संतुलित करना भी विद्युत चुंबकीय बल का एक प्रकार है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई वस्तु हमारी हथेली में रखा और वो वस्तु गिर नहीं रही है, संतुलित है, तो वो विद्युत चुंबकीय बल के कारण तो है, उसके अंदर तो विद्युत चुंबकीय बल है, परंतु दोनों वस्तुओं के बीच में, हमारी हथेली के और उस वस्तु के बीच में कौन सा बल लगा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये आप समझ गए होंगे। सामान्य बल उस वस्तु और हमारी हथेली के आवेशित घटकों के बीच शुद्ध विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण की मात्रा के बीच का बड़ा अंतर दो ताकतों को संतुलित करने में मदद करता है, अन्यथा इस पृथ्वी पर हर कोई अपने वजन के नीचे गिर गया होता। इसका क्या मतलब है कि जो विद्युत चुंबकीय बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों संतुलित रूप में लगते हैं। इस कारण से कोई अनहोनी नहीं होती। नहीं तो जैसे कि हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हमारा वजन है, तो हम पृथ्वी में धंस गए होते, अंदर घुस गए होते, परंतु संतुलित हैं। उसका कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल के जो बीच की जो मात्रा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल में अगर हम तुलना करें तो हमने आपको बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय बल है, मतलब दो आवेशित कणों के एक निश्चित दूरी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल से ये कितना ज्यादा होता है? विद्युत चुंबकीय बल 10 की घात 36 गुना ज्यादा होता है। तो ये ही संतुलन बनाए रखता है, जिससे कोई वस्तु गिरती नहीं है, अपनी जगह पे रहती है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये अध्याय पूरा थ्योरेटिकल है, आप मन लगाकर पढ़ें, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगले अध्याय से आपको और मजा आएगा। आगे देखते हैं। तीसरा बल है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। इसको तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं इसको आप, प्रबल नाभिकीय बल को। देखिए इसके बारे में और हम पढ़ते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जानते हैं आप कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में 3 चीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। धनात्मक रूप से आवेशित होने वाले प्रोटॉन एक दूसरे को पीछे हटा सकते हैं और नाभिक का विस्फोट कर सकते हैं। तो जब वहां पर प्रोटॉन ही प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन तो अनावेशित है, तो वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? प्रतिकर्षित। और अगर प्रतिकर्षण एक दूसरे का करेंगे तो कुछ प्रोटॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या सब की सब प्रोटॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और ऐसे में विस्फोट हो सकता है। तो ये फिर संतुलित कैसे होते हैं? नाभिक के अंदर प्रोटॉन के प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल की तुलना में नगण्य होता है। मतलब वहां पर जो विद्युत बल लगता है उसकी तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल एकदम नगण्य होता है। इसलिए नाभिक जो है बंधा हुआ रहता है। कहने का मतलब कि जो वहां प्रोटॉन होते हैं वो प्रबल बंध के द्वारा स्ट्रांग फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिससे वो नाभिक के बाहर नहीं आ पाते और नाभिक में विस्फोट नहीं हो पाता। इस प्रकार एक नया बल अस्तित्व में आया
जिसको हमने बोला प्रबल नाभिकीय बल। अब प्रबल नाभिकीय बल की क्या विशेषताएं हैं? अधिकांश विशेषताएं तो आप समझ ही गए हैं, देख लिए हैं, और देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यह बल सभी मूलभूत बलों में सबसे प्रबल है। सबसे ज्यादा प्रबल स्ट्रांग बल कौन सा है? नाभिकीय बल। यह शक्ति में विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा प्रबल विद्युत चुंबकीय बल, और विद्युत चुंबकीय बल से ज्यादा प्रबल नाभिकीय बल। तो अब आप समझ जाइए कि ये 100 गुना ज्यादा प्रबल है, मतलब काफी इसमें ताकत होती है, इस बल में काफी प्रबलता है। यह बल आवेश मुक्त है, इसमें आवेश नहीं होता। यह आवेश या आवेश के विपरीत समान रूप से काम करता है, मतलब जहां आवेश है वहां भी यह उतनी ताकत से काम करता है, उतना ही बल लगता है। जहां आवेश नहीं होता वहां भी उतना ही बल लगता है, मतलब आवेश और आवेश के विपरीत दोनों स्थितियों में ये बल जो है समान रूप से काम करता है। इस बल की सीमा बहुत छोटी, लगभग 10 की घात ऋण 15 मीटर है। ये जो बल होता है बहुत हल्का लगता है, हम प्रबल बोल तो रहे हैं लेकिन इसकी सीमा बहुत कम है। वो कितनी है? 10 की घात ऋण 15 मीटर। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय बल का अनुभव नहीं होता, मतलब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको नाभिकीय बल का अनुभव नहीं होता है। इनको अब देखते हैं हम चौथा जो बल है। चौथा बल हमारा कौन सा है? चौथा बल होता है, जानते हैं आप, चौथा हमने वहां लिखे थे दुर्बल नाभिकीय बल। चौथा बल दुर्बल नाभिकीय बल। पहले हम दुर्बल नाभिकीय बल पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए, दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय के बीच दिखाई देता है। अब इसको आप समझिए कि जब हम नाभिक में कोई नाभिक के लिए कोई नाभिकीय प्रक्रिया करते हैं, जैसे आप जानते हैं, आपने 2 नाम सुने होंगे नाभिकीय घटनाओं के, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो इसमें 3 कण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जब हम बीटा कण को किसी चीज से निकालते हैं, इस बीटा कण को बाहर करते हैं, तो उसको बोलते हैं बीटा क्षय, उससे बीटा कण निकलता है। तो इस स्थिति में जो है, देखिए पढ़िए, दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय के बीच दिखाई देता है। जब बीटा कण किसी चीज से, किसी नाभिक से निकलते हैं, उस समय हमें दुर्बल नाभिकीय बल लगता है, ऐसा कह सकते हैं। बाकी तो फिर प्रबल नाभिकीय बल है। बीटा क्षय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण को उत्सर्जित करता है। मतलब बीटा क्षय जब भी होता है तो बीटा क्षय कहते किसको हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण, अनावेशित कण कहने से मतलब एक न्यूट्रॉन कह सकते हैं और एक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जब ये उत्सर्जित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो। समझ गए होंगे आप। अब देखिए, दुर्बल नाभिकीय बल की कुछ विशेषताएं हम पढ़ते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? दुर्बल नाभिकीय बल की जो सीमा है वो बहुत कम है, अर्थात 10 की घात ऋण 16 मीटर के क्रम की होती है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ये कण केवल कमजोर संपर्क का अनुभव करते हैं, ना कि मजबूत परमाणु संपर्क का। मतलब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो से जुड़ी जितनी भी प्रक्रिया है वो सब किस बल के अंतर्गत आती हैं? दुर्बल नाभिकीय बल के अंतर्गत। न्यूट्रिनो हमने समझा दिया, न्यूट्रिनो किसे कहते हैं? बीटा क्षय में जब नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण निकलते हैं तो उसको न्यूट्रिनो कहते हैं। और इन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और बाकी जो बचे हुए एंटी न्यूट्रिनो कहलाते हैं। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कण केवल कमजोर संपर्क का अनुभव करते हैं, मतलब उनके बीच में जो संपर्क है या जो बल लगा हुआ है वो कमजोर है।
मजबूत नहीं है। दुर्बल नाभ की बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 25 गुना अधिक मजबूत होते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से तो ये मजबूत होते हैं, 10 की घात 25 गुना मजबूत होते हैं। देखिए, प्राथमिक कणों के बीच कमजोर बल संचारित करने वाले संदेश वाहक कण बड़े पैमाने पर वेक्टर वेशन होते हैं। मतलब प्राथमिक कणों के बीच कमजोर बल संचारित, मान लीजिए कोई कण शुरू में बन रहे हैं तो उनके बीच में कमजोर बल लगता है, तो ये संदेश वाहक जो कण होते हैं, मतलब जो जिन कणों से हमें ये पता चलता है कि इनके बीच में बल लग रहा है, वो बल की एक दिशा को बताते हैं। अब देखिए बलों के एकीकरण की ओर, और हमने यहाँ लिख दिया है एनसीईआरटी सारणी 1.4। देखिए स्टूडेंट, हम जितनी भी चीजें पढ़ा रहे हैं वो उसके जो सब टाइटल हैं, जैसे ये दुर्बल नाभ की बल या विशेषताएं करके सब टाइटल तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन बाकी जो सब टाइटल हैं वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अर्थात आप इसे पढ़ने के लिए पहले एक बार एनसीईआरटी की बुक को थोड़ा रीड कर लें, उसके बाद हमारी वीडियो देखें और इनको पढ़ें, समझें, लिखें, और लिखने के बाद इसका अच्छा अभ्यास करें जिससे ये बन जाए। अब कई बार परीक्षा में खोजों के बारे में पूछा जाता है कि कोई भी खोज है वह किस वैज्ञानिक ने किया या किस भौतिक शास्त्री ने किया या वो किस देश के थे, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी में सारणी 1.4 दी हुई है कि किस वैज्ञानिक ने कौन से नियम की खोज की, कौन से सिद्धांत की खोज की। इसी को कहते हैं बलों का एकीकरण। ठीक है, तो आप ये सारणी पुस्तक से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं, मतलब एनसीईआरटी का अगला सब टॉपिक देखते हैं क्या है। अब आते हैं संरक्षण के नियम। देखिए ये भी आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा संरक्षण के नियम, लेकिन इनको हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि संरक्षण के नियम क्या है। बहुत सरल है संरक्षण के नियम, एकदम एक लाइन में उनको लिख दिया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं संरक्षण शब्द का अर्थ। संरक्षण, जैसे कि उदाहरण के लिए आपका संरक्षण कौन करते हैं? आपके घर के जो बड़े लोग हैं, जैसे मम्मी पापा भाई या बहन जो भी बड़े हैं, वो आपका संरक्षण करते हैं, अर्थात आपकी सुरक्षा करते हैं। आप जैसे हो वैसे ही रखते हैं, आपको नुकसान नहीं होने देते, बस यही संरक्षण है। मतलब यदि कोई वस्तु जैसी है वो वैसी ही रही आए, चाहे समय कितना भी गुजर जाए, कोई भी मौसम हो, कोई भी परेशानी आए, तो उसको हम कहते हैं संरक्षण। तो बल के भी संरक्षण के नियम हैं, और वो कितने हैं? 4। तो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन माने संरक्षण। 4 नियम हैं। कौन कौन से? पहला है ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। दूसरा द्रव्यमान संरक्षण नियम। तीसरा संवेग संरक्षण नियम। चौथा आवेश संरक्षण नियम। अर्थात लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, मोमेंटम और चार्ज। तो पहला पढ़ते हैं हम, कौन सा नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत सरल, याद भी होगा आपको। ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है, या ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार कह सकते हैं हम, बिल्कुल सरल। ये वर्ड आपको कहाँ से? ये नातों से। देखिए कैसा, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसको आप, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात वही है कि आत्मा ना तो मरती है, मतलब उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही वो जन्म लेती है। आत्मा का ना तो जन्म होता, ना उसकी मृत्यु होती। आत्मा मतलब ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है ना। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या होता है? लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आत्मा जिस शरीर में प्रवेश कर जाएगी उसका वैसा ही रूप हो जाएगा। मतलब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कहने का मतलब
कि जो ब्रह्मांड है उसमें सभी प्रकार की ऊर्जाओं का कुल योग नियत होता है, निश्चित होता है, ये कभी नहीं बदलता। इसको और एक और उदाहरण, छोटे से उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे कि ऊर्जा है, मान लीजिए कि आपने लाइट जलाया, लाइट से मतलब बल्ब चालू किया, बल्ब से लाइट निकला, प्रकाश निकला, प्रकाश वातावरण में गया, वातावरण में जाने के बाद जो प्रकाश ऊर्जा है वो कई भागों में बढ़ गई, दूसरी ऊर्जाओं में रूपांतरित हो गई, परंतु नष्ट तो नहीं हुई। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो क्या ये ध्वनि नष्ट हो जाएगी? कभी नहीं, क्योंकि ये एक ऊर्जा है। ध्वनि जाकर के अपना दूसरा रूप ग्रहण कर लेगी, लेकिन ये कई भागों में टूट जाएगी। तो टूटने का अगर हम पहले तो मान लें कि ध्वनि कितनी तेज थी, उसके बाद जब वो टूट गई, अलग अलग भागों में बट गई, मतलब कई प्रकार की ऊर्जाओं में विभाजित हो गई, अब उन ऊर्जाओं का अगर टोटल करें और पहले की ध्वनि की तीव्रता का जितनी थी उसका टोटल करें, या ऐसा कह लें कि पहले कितनी तीव्रता थी और उन ऊर्जाओं का टोटल करने के बाद क्या तीव्रता आ रही, तो आप देखेंगे कि दोनों बराबर हैं। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इस नियम को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कैसे? जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है तो क्या होता है? जब कोई वस्तु आराम से गिरती है तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा वस्तु के जमीन से टकराने से पहले पूरी तरीके से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और जैसे ही यह जमीन से टकराती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पूरी तरीके से स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार समय के साथ वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों बदल जाती हैं, लेकिन उनका योग स्थिर रहता है। अब इस बात को आप समझिए। मान लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट तो कि जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, मतलब कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें बीच में कोई चीज नहीं है, केवल क्या काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। मान लीजिए कि ये ऊपर से गिर रही है, ये चीज यहां से हम नीचे गिरा रहे हैं, तो इसके बीच में हवा भी नहीं है, या आप मान लें बीच में कोई भी चीज नहीं है, जिसे निर्वात कहते हैं। तो जब ये नीचे गिरती है वस्तु और बीच में कोई भी चीज नहीं है, उस समय के लिए हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु आराम से गिरती है तो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कहने से क्या मतलब? वस्तु में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। तो शुरू में वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर वो विरामावस्था में है तो स्थितिज ऊर्जा उसमें है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, मान लो कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है जमीन से टकराने के पहले पूरी तरीके से गतिज ऊर्जा में, देखिए क्या लिखा, जमीन से टकराने से पहले पूरी तरीके से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब वो गिरेगी ऊपर से नीचे आएगी तो सीधी बात है गति करते हुए आएगी, और अगर गति करते हुए आ रही है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती, क्योंकि वो गति करने लगेगी, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। अब जैसे ही आके वस्तु टकराती है तो रुक गई वस्तु, तो रुकने के बाद पहले स्थितिज ऊर्जा थी, फिर गतिज ऊर्जा, अब टकरा के रुक गई, रुक गई तो गतिज ऊर्जा से वो काय में आ गई? स्थितिज ऊर्जा में। कहने का मतलब कि वस्तु की पूरी गतिज ऊर्जा अब काय में बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में। तो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उस समय में ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो कैसे काम करता है, ये आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसकी सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन में देखिए कि जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन तो गिरे, परंतु उसमें कोई प्रतिरोध उत्पन्न हो। किस चीज का प्रतिरोध उत्पन्न हो? जैसे कि वायु का प्रतिरोध उत्पन्न होने लगे,
जब कोई वस्तु वायु प्रतिरोध के प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है। ये क्या है? स्वतंत्रता, इसमें ता और लिख लेंगे आप, यहाँ पर स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है। तो मतलब वस्तु ऊपर से गिर रही है और बीच में क्या है? हवा है, यहाँ पर बीच में वायु है। तो उस समय में जो हमारा ऊर्जा संरक्षण नियम है वो कैसे काम करेगा, ये समझना है। देखिए, जब वस्तु जमीन से टकराती है तो अंतिम यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, देखिए स्टूडेंट शब्दों से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, वस्तु थी यहाँ, तो इसमें कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा थी। कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा थी। अब देखिए, मैं अभी इस अध्याय में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने पेन नहीं उठाया है, ये बिना पेन के काम चल रहा है मेरा। ये स्थितिज ऊर्जा थी। अब उसके बाद जब वस्तु चली, मतलब गति करने लगी, गिरने लगी, तो ये गति मतलब गतिज ऊर्जा आ गई उसमें। अब चूंकि वस्तु जब तक स्थिर थी तब तक ठीक है, लेकिन चलने लगी, गति करने लगी, कहने का मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा काय में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। तो इन दोनों का जो टोटल है वो एक यंत्र बन गया, इसलिए उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। समझ गए ना? मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो जब वस्तु जमीन से टकराती है तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा के समान नहीं होती। मतलब इनका टोटल दोनों का प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा के समान नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऊर्जा जो है ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाती है। नहीं समझे आप बात को? जैसे कि मैंने यहाँ से जोर से आवाज लगाया और कोई मुझसे 10 मीटर दूर खड़ा, तो क्या उसको मैंने जितनी तेज यहाँ बोला उतनी ही तेजी से उसको सुनाई देगा? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम तो कहता है कि भाई ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो उसको उतनी ही तेजी से सुनाई देना चाहिए। हाँ, उसको उतनी ही तेजी से सुनाई देगा, लेकिन कब? जबकि मैं जहां खड़ा हूं और वो 10 मीटर दूर खड़ा है, तो उसके बीच में कोई चीज ना हो, हवा भी ना हो, तो उसको आवाज मेरी उतनी ही तेजी से सुनाई देगी। लेकिन अगर वायु का प्रतिरोध है, हवा है, या और भी बहुत सारी चीजें वायुमंडल में होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, अगर ये चीजें हैं तो फिर उसे उतनी तेजी से मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। अर्थात जो मेरी यांत्रिक ऊर्जा है प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा के समान नहीं होगी। अंतिम यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैंने शुरू में बोला तो वो प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा हुई, और लास्ट में जो व्यक्ति 10 मीटर दूर खड़ा उसने सुना, तो वहां तक मेरी ऊर्जा जो गई वो कौन सी ऊर्जा हुई? अंतिम यांत्रिक ऊर्जा हुई। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से बोला, हवा बीच में थी, हवा के अणु थे, परमाणु थे, और भी बहुत सारे धूल के कण थे, उनसे मेरी आवाज टकराई और पूरी आवाज सीधी सीधी ना जाकर कुछ आवाज दाएं तरफ गई, कुछ बाएं तरफ, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, ऐसे सब तरफ आवाज का बंटवारा हो गया। इस कारण से मेरी आवाज मेरे पास से 10 मीटर दूर तक नहीं पहुंच पाई, पूरी की पूरी उसको कम सुनाई दी। इसी को कहते हैं कि जब कोई वस्तु वायु के प्रतिरोध के प्रभाव से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो अंतिम यांत्रिक ऊर्जा प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा के बराबर नहीं होती। जैसे ध्वनि, मैंने आपको उदाहरण भी देकर समझा दिया। अंत में यह ध्वनि ऊर्जा वातावरण में ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई वस्तु वायु प्रतिरोध के प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वस्तु की अंतिम ऊर्जा प्रारंभिक स्थिति में वस्तु की कुल ऊर्जा के बराबर होती है, और इसलिए ऊर्जा को यहाँ संरक्षित कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रकृति के सभी क्षेत्रों स्थूल और सूक्ष्म में मान्य है। मतलब शुरू में तो ऊर्जा संरक्षित होती है, मैं बोल रहा हूं, और अगर मेरे किनारे में कोई है तो उसको पूरे फोर्स से सुनाई देगा, किंतु फिर में भी अगर वायु है
तो कुछ ना कुछ कमी आ ही जाएगी जिसे हम ऑब्जर्व ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम देखिए, ये भी आपको पता है, पदार्थ ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। अगर हम कहें कि हमने कोई चीज़ बना लिया तो ये हमारा धोखा है। हम कोई चीज़ नहीं बना सकते, वो पहले से बनी है, केवल उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये क्यों कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। पदार्थ ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। अब इसमें थोड़ा सा आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और उसका समीकरण दिया था E बराबर mc²। उनका कहना था कि ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसमें उन्होंने कुछ संशोधन किया था, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये छोटा सा रूपांतरण था, बाकी तो ऊर्जा संरक्षित ही मानी जाती है। देखिए कैसे द्रव्यमान संरक्षित माना जाता है, पढ़िए। पदार्थ ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट हो सकता, लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध E बराबर mc², जहाँ m द्रव्यमान है और c निर्वात में प्रकाश की गति है, ने इसे संशोधित किया और हम परमाणु प्रतिक्रियाओं को छोड़कर अभी भी इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में उपयोग करते हैं। बाकी द्रव्यमान का ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरण इतना छोटा होता है कि शेष द्रव्यमान को संरक्षित माना जाता है। मतलब यहाँ ये जो रूपांतरण कह रहे हैं आइंस्टीन, ये ठीक है, लेकिन ये इतना छोटा रूपांतरण है कि साधारण घटनाओं में इस रूपांतरण की हम चर्चा नहीं करते और इसलिए कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षित है। मतलब छोटा मोटा द्रव्यमान जो शेष द्रव्यमान होता है उसे भी संरक्षित मानते हैं। उदाहरण के लिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, मतलब अभिकारक मतलब वे पदार्थ जो क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि मान लो पानी आपको बनाना है तो आपको कौन कौन सी चीज लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, दो चीजें लेना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहला गए? अभिकारक। इससे मिलके क्या बनेगा? पानी बनेगा इससे मिलके। तो पानी जो बनेगा ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। H2O बनेगा, पानी बनेगा, उत्पाद कहलाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम संतुलित करें तो ये ऐसा हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के समान होता है। मतलब यहाँ पर देखिए कितनी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 4, 2 दूनी 4। यहाँ कितने हैं? 2 दूनी 4। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2। यहाँ भी ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2। तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और ये क्या चीज है? उत्पाद। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, और जो चीज बन रही है वो है उत्पाद, पानी बन रहा है। तो इनके जो द्रव्यमान है समान होते हैं। मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप नाप लो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान नाप लीजिए, दोनों का टोटल कर लीजिए, उसका टोटल जो आएगा ठीक उतना ही पानी का द्रव्यमान आएगा। आगे चलें। यहाँ क्योंकि यहाँ बाध्यकारी कोई बाध्यकारी ऊर्जा यहाँ पर नहीं है, बीच में कोई ऊर्जा ऐसी नहीं आ रही है जो इसमें परिवर्तन करे। चलिए हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ लिए। 4 नियम हैं। देखिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला नियम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम हम 2 भाग में पढ़ सकते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण नियम। क्योंकि संरक्षण जो संवेग होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है रेखीय संवेग और दूसरा होता है कोणीय संवेग। तो उसी हिसाब से हम संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण नियम और कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो देखिए पहला रेखीय संवेग संरक्षण नियम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है ये नियम? इस नियम के हिसाब से यदि कोई बाहरी बल प्रणाली पर कार्य नहीं करता, अब ये प्रणाली क्या होती है? प्रणाली मतलब
सिस्टम स्टूडेंट, सिस्टम, सिस्टम मतलब जब कोई चीज मिलकर के कोई उपकरण का निर्माण करे तो उसे सिस्टम या प्रणाली कहते हैं। अभी भी नहीं समझे होंगे आप। जैसे कि बस है, तो बस किस किस चीज से मिलके बनी है? बस को बनाने के लिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, फिर भी मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि बस के लिए इंजन होना चाहिए, उसमें डीजल टैंक होना चाहिए, उसकी बॉडी होना चाहिए, चेचिस होना चाहिए, चाक होना चाहिए, टायर, ये सब चीजें मिलके बस बनती है। तो इन्हीं सब चीजों को मिलाकर के जो चीज बनी उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रणाली, सिस्टम। तो यहाँ का कह रहा है ये, यदि कोई बाहरी बल प्रणाली पर कार्य न करे, मतलब कोई भी सिस्टम है, कोई भी वस्तु है, उस पर यदि बाहरी बल काम नहीं करता तो इसकी रेखिक गति नियत होती है। तो उसकी जो रेखिक गति है, रेखी संवेग है, वो नियत या स्थिर होता है। जैसे कि एक राइफल की गोली चलाते हैं, अगर हम एक राइफल से, एक बंदूक से अगर कोई गोली चलाते हैं तो चलाने से पहले उसका जो बैकवर्ड किक है, बैकवर्ड जो है वो किक देता है। मतलब बुलेट और राइफल दोनों आराम में, जब हम बंदूक की गोली चलाने के पहले की बात करें तो उस समय में गोली और राइफल दोनों विराम अवस्था में होते हैं, दोनों गति नहीं करते। लेकिन और गोली और राइफल दोनों मिलकर क्या बनते हैं? सिस्टम। इसलिए यहाँ सिस्टम लिखा। और सिस्टम की शुरुआती गति कितनी होती है? शून्य, कोई गति नहीं होती, मतलब शून्य होती है। लेकिन जैसे ही गोली चलाई जाती है वैसे ही गोली एक बड़े वेग के साथ आगे बढ़ती है। गोली छूटती तो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, और जितनी तेजी से गोली आगे बढ़ती है उतनी ही तेजी से राइफल पीछे की तरफ धक्का मारता है, जिससे सिस्टम की अंतिम गति कितनी हो जाती है? शून्य। मतलब गोली आगे गई, राइफल ने पीछे धक्का मारा, तो जो सिस्टम है उसने कोई गतिज नहीं किया। कहने का मतलब गति संरक्षित होती है। समझ गया? इसे पढ़ लेंगे। और कोणीय संवेग संरक्षण नियम, इस नियम के हिसाब से देखते हैं क्या है। यदि कोई बाहरी जड़त्व किसी प्रणाली पर कार्य नहीं करता तो इसकी कोणीय गति स्थिर रहती है। मतलब वही बात है, यदि कोई बाहरी जड़त्व, एक्सटर्नल इनर्शिया, बाहरी जड़त्व अगर काम नहीं कर रहा है किसी प्रणाली पे, किसी सिस्टम पे, तो उसकी जो कोणीय गति है, कोणीय गति कैसी होती है? अक्सर किसी वृत्ताकार पथ पर जो गति होती है वो कोणीय गति होती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु गति कर रही है यहाँ से यहाँ, तो इसकी गति को हम क्या कहते हैं? कोणीय गति। वृत्ताकार पथ पे अगर गति करती तो कोणीय गति। तो इस पे अगर कोई बाहरी चीज प्रभाव नहीं डाल रही है तो उसकी कोणीय गति स्थिर होती है। जैसे जब कोई ग्रह परिक्रमा करते हुए सूर्य के पास पहुंचता है तो इसकी अंडाकार कक्षा में जड़ता का क्षण कम हो जाता है। समझ गए होंगे आप। अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है, देखिए 4 नियम है हमारे, तो हमने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हमारे चारों नियम स्टूडेंट होते हैं समाप्त, और ये अध्याय भी समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरा एक अध्याय का अध्ययन कर लिया। पहला अध्याय जिसका नाम था भौतिक जगत, ये आपने अध्ययन कर लिया। चलिए लास्ट में हम एक बार भौतिक जगत की परिभाषा आपको बता देते हैं। भौतिक जगत मतलब किसी वस्तु की जड़ता के कारण, जड़त्व के कारण जो जगत है, जो संसार है, जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसको ही भौतिक जगत कहते हैं। अब ये जड़ता क्या है? जड़ता से मतलब कि कोई वस्तु जिस अवस्था में, उसी अवस्था में रहना चाहती है। मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाते ही रहना चाहता हूँ। आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते ही रहना चाहते हैं। लेकिन पढ़ने के पहले की जो स्थिति थी, या मेरे पढ़ाने के पहले की जो स्थिति थी, वो ये थी कि मेरे को पढ़ाने के लिए कोशिश करना पड़ा, सोचना पड़ा था कि अब मैं पढ़ाऊं, आपको सोचना पड़ा था कि आप पढ़ें। तो ये जो नियम है, मतलब जब कोई वस्तु जड़ता की ओर जाती है तो उसी को कहते हैं हम भौतिक जगत। समझ गए आप? धन्यवाद। इस अध्याय को अच्छे से देखिए। अगले अध्याय में हम फिर मिलते हैं। मैं आपका एजुकेटर राकेश ठाकुर। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।